सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज। तो आज के लेक्चर में हम इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम और गेट में जो भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे पावर सिस्टम सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, द लोड ड्यूरेशन कर्व ऑफ अ पावर सिस्टम इज एज शोन इन द गिवन फिगर बिलो। द रिजर्व कैपेसिटी इन द प्लांट एट 70% कैपेसिटी फैक्टर इज डैश। तो ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले पूछा है रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है। तो रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन सा जो पैरामीटर्स है वो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है। तो रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। रिजर्व कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिजर्व कैपेसिटी इज इक्वल टू रेटेड प्लांट कैपेसिटी, या फिर जिसे हम लोग प्लांट कैपेसिटी भी कहते हैं। प्लांट कैपेसिटी यानी कि टोटल कितना जो पावर प्लांट है उसका कैपेसिटी कितना है, ये हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटी, एंड माइनस मैक्सिमम डिमांड या माइनस मैक्सिमम डिमांड, यानी कि वो पर्टिकुलर पावर प्लांट में कितना मैक्सिमम डिमांड आता है और टोटल रेटेड प्लांट कैपेसिटी कितना है। ये अगर दो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा रिजर्व कैपेसिटी कितना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें रेटेड प्लांट कैपेसिटी और मैक्सिमम डिमांड है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ग्राफ पे तो हमें दिख रहा है कि मैक्सिमम जो डिमांड है वो 90 मेगावाट है। ओके, तो मैक्सिमम डिमांड तो हमारे पास प्रेजेंट है। अभी हमें रेटेड प्लांट कैपेसिटी का वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है और हमें दिया है 70% कैपेसिटी फैक्टर। ओके, तो कैपेसिटी फैक्टर और रेटेड प्लांट कैपेसिटी जो है वो कौन से फॉर्मूला में आती है? तो कैपेसिटी फैक्टर के फॉर्मूला में आती है। तो कैपेसिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। कैपेसिटी फैक्टर होता है, कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज डिमांड डिवाइडेड बाय रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ओके, डिवाइडेड बाय रेटेड प्लांट कैपेसिटी। ओके, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो एवरेज डिमांड हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एवरेज डिमांड फाइंड आउट करने के लिए हमें ये एरिया अंडर द कर्व है वो हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कितना है। तो उससे हमें एवरेज डिमांड का वैल्यू है वो मिल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे एवरेज डिमांड सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एवरेज डिमांड यहाँ पे हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाय, ये परसेंटेज में दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज में टाइम दिया है। तो मेरे से 100% है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये जो स्क्वायर है ये 100% है। तो इसलिए यहाँ पे मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ 100% के लिए। एंड प्लस ये जो ट्रायंगल का जो एरिया है हम लोग वो फाइंड आउट करेंगे, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ये हाइट हमें दिख रही है 40 है। ओके, तो ये हो जाएगा 40 एंड मल्टीप्लाई बाय ये कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन के लिए बेस है वो 100%, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। तो हो जाएगा 50 + 20, ओके, विच इज़ इक्वल टू 70 मेगावाट। तो ये एवरेज डिमांड है 70 मेगावाट पर्टिकुलर प्लांट पे। अब हम लोग यहाँ पे कैपेसिटी फैक्टर के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो रेटेड प्लांट कैपेसिटी हम लोग यहाँ पे लेते हैं इस साइड पे, तो हमें मिल जाएगा प्लांट कैपेसिटी हमें मिल जाएगा एवरेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटी फैक्टर। ओके, तो एवरेज डिमांड कितना है? 70 मेगावाट है, 70 मेगावाट एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास है कैपेसिटी फैक्टर ने क्वेश्चन में दिया है कि 70%, तो ये हो जाएगा 0.7। तो अगर आप ये फाइंड आउट करोगे तो आपको मिल जाएगा 100 मेगावाट। ओके, तो अभी हमारे पास डायरेक्ट फाइनली ये अगर इसमें फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो रिजर्व कैपेसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो रिजर्व हमारे पास कितना है? रिजर्व इज नथिंग बट द 100 मेगावाट माइनस कितना है यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड 90 मेगावाट। ओके, तो 100 माइनस 90 विच इज इक्वल टू 10 मेगावाट हमारे पास रिजर्व कैपेसिटी है। ओके, तो हमारे पास 10 मेगावाट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉन्ग ओवरहेड लॉसलेस पावर ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस व्हाइल द लाइन इज इन ऑपरेशन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले इसके रिलेटेड जो थ्योरी है वो डिस्कस करेंगे ताकि आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा और आपको ओवरऑल एक आइडिया आ जाएगा ये टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने ट्रांसमिशन करते वक्त सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पे जब भी हम लोग जो पावर है वो भेजते हैं तो वो विद इन दैट इंस्टेंट, मतलब एक ही इंस्टेंट पे वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक नहीं पहुंच सकती, करेक्ट? क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन्स होती है वो बहुत उसका जो लेंथ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है किलोमीटर्स में, मतलब 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर इतना बहुत ज़्यादा उसका लेंथ होता है। तो वो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक नहीं जाती है, वो एक ट्रैवलिंग वेव की तरह जाती है
सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तरफ। इससे आप ऐसे एग्जांपल में समझ सकते हो कि कोई भी समंदर में जो लहर आती है, जो वेव आती है एक्चुअल में, वो कैसे धीरे धीरे किनारे की तरफ आती है। सिमिलरली आप ऐसे समझ सकते हो कि जो किनारा है उसे हम लोग जो रिसीविंग एंड स्टेशन है उसे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, और सेंडिंग है वो मतलब समंदर का कोई मिडल पोर्शन है। तो जैसे वो वेव है वो सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ आती है, यानी कि समंदर से शोर की तरफ आती है, किनारे की तरफ आती है, वैसे ही सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ ये जो वोल्टेज वेव या फिर जो करंट है वेव है वो ट्रैवल होती है। ओके, तो इसके साथ साथ आप दो कंसेप्ट है इसे हम लोग समझ सकते हैं। अगर हमने इलेक्ट्रिकल जो वेव है वो अगर हम लोगों ने सेंड की, तो और एक यहाँ पे हम लोगों ने एक पर्टिकुलर जो जंक्शन है वो ऐसा अज्यूम किया, मतलब इसके रिस्पेक्ट में हम लोग जो कोई भी चीज़ें हैं वो समझ लेंगे, तो इससे टकरा के कुछ ना कुछ जो वेव है वो वापस चली आएगी, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टेड वेव, और कुछ ना कुछ जो वेव है ये आगे चली जाएगी। ओके, तो इसे हम लोग जो स्टार्टिंग में जो सेंड करते हैं इसे हम लोग कहते हैं इंसिडेंट वेव। जो हम लोग जो सेंड करते हैं उसे हम लोग कहेंगे इंसिडेंट वेव। जो यहाँ पे टकरा के वापस आ जाएगी इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्टेड वेव। ओके, रिफ्लेक्टेड वेव। और जो कोई भी ये जंक्शन पॉइंट से आगे चली जाएगी इसे हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव। ओके, दोनों में अंतर है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड। ओके, हम लोगों ने जो लाइट वाला लेजर वाला भी जो एक्सपेरिमेंट पढ़ा था स्कूल में, कि अगर हम लोग कोई भी मीडियम से अगर हम लोग लेजर पास करेंगे तो वो हायर डेंसर मीडियम से लोअर डेंसर मीडियम की तरफ जाते वक्त वो रिफ्रैक्ट होती है, करेक्ट। तो वहाँ पे हम लोग ऐसे ही यहाँ पे समझ सकते हैं कि एक होती है वो रिफ्लेक्टेड होती है और एक होती है रिफ्रैक्टेड वेव होती है। तो जो आगे चली जाती है वो होती है रिफ्रैक्टेड वेव। ओके, तो अभी हम लोग इससे रिलेटेड जो कोई भी इम्पिडेंस वगैरह है यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, तो वो कैसे पिक्चर में आते हैं वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। आप ऐसे समझ लो कि ये हम लोगों ने एक सेंडिंग एंड वोल्टेज है यहाँ पे बीच में कुछ एक ट्रांसमिशन लाइन है। ओके, और बाद में ये जंक्शन पॉइंट के बाद हमारा है जो रिसीविंग एंड है। ओके, रिसीविंग एंड का कुछ ना कुछ एक इम्पिडेंस रहेगा। ओके, तो हम लोग एक थेवेनिन सर्किट का हेल्प लेंगे जिससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होता है वो हम लोग 2V कंसिडर करेंगे, नॉर्मल V कंसिडर नहीं करेंगे। ये क्यों होता है या फिर एक करेक्ट हम लोगों ने लिया है कि नहीं ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो बीच में होता है ये ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस होता है, यानी कि जैसे ट्रांसमिशन लाइन जैसे डिजाइन रहेगी उस पर ऊपर ये डिपेंड करेगा, यानी कि L या C पे इंडक्टेंस या फिर कैपेसिटेंस पे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस क्या होता है। और यहाँ पे जो लोड इंपीडेंस हम लोग कंसिडर करेंगे या फिर जो रिसीविंग एंड साइड पे जो इंपीडेंस कनेक्टेड है। ओके, तो हम लोग जो कोई भी वोल्टेज भेजते हैं वो डायरेक्टली रिसीविंग एंड पे एज इट इज, मतलब जितना सेंड किया है उतना तो ऑब्वियसली नहीं पहुंचेगा, उसमें से कुछ अमाउंट है वो लॉसेस की तरह होंगे, या फिर इसे हम लोग कहते हैं वो रिफ्लेक्टेड वेव की तरह वो वापस रिटर्न आ जाएंगे। ओके, तो ये एडिशनल एक कंसेप्ट है, हम लोगों ने नेटवर्क्स में पढ़ा था कि ये अगर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली थेवेनिन थ्योरम लगाएंगे या फिर वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो हमें जो वोल्टेज है वो फाइंड आउट होगा। लेकिन हम लोग ट्रैवलिंग वेव के कंसेप्ट में इसे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस और जो टर्मिनेटर जो लाइन है उसका जो इंपीडेंस है वो दोनों सेम है, तो यहाँ पे कैसे क्या होगा इन्होंने जो ऑप्शन में दिए हैं। तो इससे रिलेटेड हम लोग अभी डिस्कशन करते हैं क्या होता है कैसे होता है। ओके, तो जो हम सबसे पहले मैं नोटेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। जो V और I नोटेशन होगा वो हम लोग इंसिडेंट के लिए यूज करेंगे, इंसिडेंट वेव्स के लिए। उसके बाद जो V1 और I1 होगा वो मैं यूज करूँगा रिफ्लेक्टेड के लिए। ओके, रिफ्लेक्टेड वेव्स के लिए। और जो V2 और I2 में यूज करूँगा वो होगा रिफ्रैक्टेड के लिए। ओके, रिफ्रैक्टेड। ओके, मतलब इंसिडेंट वोल्टेज इंसिडेंट करंट, रिफ्लेक्टेड वोल्टेज रिफ्लेक्टेड करंट, ऐसे। ओके, सब अलग अलग है यहाँ पे। ओके, V2 एंड I2 अलग अलग। तो यहाँ पे हम लोग इसका रिलेशन सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंसिडेंट वेव है प्लस रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड वेव। ओके, इसमें कंफ्यूजन मत होना, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट वेव प्लस रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू रिफ्रैक्टेड वेव। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नोटेशन कर देते हैं, वो V2 यहाँ पे जो आएगा वो V2 रहेगा इसके अक्रॉस। ओके, और इसके अक्रॉस जो करंट भी हमें मिलेगा वो होगा I2 का करंट। यहाँ पे जो हम लोग करंट सेंड करेंगे वो होगा I वाला करंट। ठीक है, और जो रिफ्लेक्टेड है वो हम लोग यहाँ पे नहीं दिखा रहे, सिर्फ रिफ्रैक्टेड वाला ही दिखा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे ZC का वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं कहीं पे। ZC का वैल्यू रहेगा V डिवाइडेड बाय I। ओके, ये 2V डिवाइडेड बाय I नहीं है, ये V डिवाइडेड बाय I रहेगा, यानी कि इंसिडेंट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंसिडेंट करंट। ओके, तो ये 2V क्यों लिया है ये हम लोग बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इसे समझना है कि ये 2V ही है और आपको 2V ही कंसिडर करना है। आगे हम लोगों ने सम डिस्कस किया
तो वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। तो V2 का वैल्यू हम लोग नॉर्मल वोल्टेज डिवीजन रूल से समझ सकते हैं, ये हो जाएगा 2V यानी कि सोर्स वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय ZL डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZC। ओके, ये हमारा वैल्यू है V2 का वैल्यू, ये यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ मैं, ये लिख लेना। उसके बाद है हम लोग रिफ्लेक्टेड वेव, रिफ्लेक्टेड जो वेव है यानी कि V1 का वैल्यू हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इंसिडेंट वोल्टेज क्या होता है V प्लस रिफ्लेक्टेड वोल्टेज होता है V1 इज इक्वल टू V2। ओके, तो हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, V1 का वैल्यू हो जाएगा वो होगा V2 माइनस V। ओके, तो हम लोग को ऐसे मिल जाएगा कि 2V इंटू ZL डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZC माइनस V। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे अगर V कॉमन लिया तो यहाँ पे हो जाएगा V कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 2ZL डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZC एंड माइनस 1। ओके, ये 2 है। ओके, तो अगर हम लोग फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा V इंटू द ब्रैकेट 2ZL माइनस, अगर ये हम लोग ऊपर लेंगे तो हमें मिल जाएगा ZL माइनस ZC, तो ये हो जाएगा ZL माइनस ZC। ओके, मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व करके नहीं बता रहा हूँ, आप चेक कर लेना, यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने नोट्स में लिख लेना, क्योंकि इसी से डायरेक्टली जो क्वेश्चन है वो भी पूछे जाते हैं। तो जैसा वोल्टेज का होता है वैसा करंट का भी होता है। तो यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन इज टर्मिनेटेड विद द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, यानी कि ZL का वैल्यू है वो ZC के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि अगर ZL का वैल्यू ZC के इक्वल आ जाएगा तो ये जो कंप्लीट टर्म है ये 0 हो जाएगा। और V1 हम लोगों ने क्या कंसिडर किया था, V1 हम लोगों ने कंसिडर किया था रिफ्लेक्टेड वोल्टेज, करेक्ट। तो रिफ्लेक्टेड वेव अगर ZL और ZC का वैल्यू अगर इक्वल है तो कोई भी वहाँ पे रिफ्लेक्टेड जो वेव है वो नहीं प्रेजेंट होगी। तो इसलिए ऑप्शन डी है, आप यहाँ पे देख सकते हो देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेव ऑन द लाइन। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है। ओके, यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर है। सिमिलरली आप करंट का भी फाइंड आउट कर सकते हो। I1 का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा I इंटू द ब्रैकेट ZC माइनस ZL डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZC। ओके, डिनोमिनेटर में एडिशन ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो ZC और ZL का टर्म है वो इंटरचेंज हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय करंट I का जो वैल्यू रहेगा वो सेम रहेगा। ओके, और अगर आपको I2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, इट इज नथिंग बट V2 डिवाइडेड बाय Z2 का वैल्यू। ओके, V2 डिवाइडेड बाय Z2, या फिर ऐसे आप कह सकते हो V2 डिवाइडेड बाय ZL। ओके, इससे भी आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ लाइन ऑफ अ सच इंपीडेंस यानी कि कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0 इज टर्मिनेटेड इन एन इंपीडेंस Z, then the reflection of the current and the voltage surges at the termination are given respectively by। ओके, तो हमें यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड करंट का वैल्यू कितना आएगा। तो रिफ्लेक्टेड वोल्टेज और रिफ्लेक्टेड करंट का वैल्यू अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो V1 का वैल्यू आएगा वो V मल्टीप्लाई बाय ZL माइनस ZC डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZC, करेक्ट। और जो I1 का वैल्यू आएगा वो आएगा I मल्टीप्लाई बाय ZC माइनस ZL डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZC। ओके, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे क्वेश्चन ऑप्शंस में तो आपको ऑप्शन बी है वो करेक्ट आंसर दिखा देगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये दोनों इंटरचेंज हो गए हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड भी पूछा तो भी ये सेम ही आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से, लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन है तो आप ये जो ऑप्शन है ये टिक कर सकते हो। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट फॉर द ट्रांसमिशन लाइन शोन इन द फिगर एट P इज। तो यहाँ पे इन्होंने रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट का वैल्यू पूछा है, तो आप वोल्टेज या करंट किसी का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है तो वोल्टेज का ही फाइंड आउट करना, तो वो होता है ZL माइनस ZC डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZC। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ZL और ZC दोनों का वैल्यू है वो इक्वल है, यानी कि ये जो न्यूमरेटर का जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, तो हमें डायरेक्टली जो कोएफिशिएंट का वैल्यू है वो 0 मिल जाएगा। ओके, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, लोग यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करते। तो गेट का क्वेश्चन था, ईयर 1998 में पूछा गया था। तो थियरी क्वेश्चन बहुत पहले पूछते थे, अभी सिर्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए आपको जो लेक्चर में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो बहुत पुराने क्वेश्चन ही मिलेंगे, लेकिन एक ही एग्जाम के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन ओवरहेड लाइन हैविंग अ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ 400 ओम। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, सर्ज इम्पीडेंस यानी कि ZC का वैल्यू है वो 400 ओम्स है। इन्होंने आगे कहा है इज कनेक्टेड इन सीरीज विद एन अंडरग्राउंड केबल हैविंग अ सर्ज इम्पीडेंस ऑफ द 100 ओम। तो मतलब ये जो ट्रांसमिशन लाइन है, इन्होंने कहा था ओवरहेड लाइन, वो आगे कनेक्ट किया है इन्होंने अंडरग्राउंड केबल को, यानी कि जंक्शन के बाद वो हम लोग ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि जंक्शन के बाद वो एक अंडरग्राउंड केबल से कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे हम लोग ZL का वैल्यू है वो 100 ओम्स है वो कंसिडर कर सकते हैं। आगे पूछा है इन्होंने, इफ द सर्ज ऑफ अ 50 kV ट्रेवल्स फ्रॉम द लाइन एंड टुवर्ड्स द लाइन केबल जंक्शंस,
द वैल्यू ऑफ द ट्रांसमिटेड वोल्टेज वेव एट द जंक्शन इज। ओके, तो यहाँ पे ट्रांसमिटेड वोल्टेज यानी कि जो रिफ्रैक्टेड वोल्टेज है इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि जो V2 का वैल्यू है वो हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा ये यहाँ पे इन्होंने पूछा है। तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम है वो एक बार फिर से ड्रॉ कर लेते तो हमें आइडिया हो जाएगा। ओके, तो ZC के लिए मैं सिर्फ रेजिस्टेंस रहा हूँ यहाँ पे था 2V, यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं ZC विच इज इक्वल टू 400 और यहाँ पे ZL का वैल्यू है वो है 100। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि V2 का वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, तो V2 यानी कि ZL के अक्रॉस कितना आ जाएगा वैल्यू। ओके, तो हम लोग यहाँ पे V2 का वैल्यू है वो लिख लेते हैं। V2 इज नथिंग बट 2V मल्टीप्लाई बाय ZL डिवाइडेड बाय ZL प्लस ZC। ओके, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 टाइम्स ऑफ द V का वैल्यू कितना यहाँ पे इन्होंने दिया है 50 kV, तो आपको ये जो दिया है सर्ज वोल्टेज ये V के जगह पे लेना, 2V नहीं कंसीडर करना। ओके, 2 से आपको अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 50 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय ZL की वैल्यू होगा 100 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 100 विच इज इक्वल टू 500। ओके, तो वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 से यहाँ पे मिल जाएगा 10 10 10। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर 20 kV। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर है, तो रिफ्रैक्टेड वोल्टेज का वैल्यू हमें मिल जाएगा 20 kV। ओके, व्हेन अ सेंडिंग एंड वोल्टेज एंड द करंट आर न्यूमेरिकली इक्वल टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट रिस्पेक्टिवली देन द लाइन इज कॉल्ड एज। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज है उसका इन्होंने न्यूमेरिकली कहा है ना, मतलब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसिडर करना है। तो VS इज इक्वल टू VR का वैल्यू है, यानी कि सेंडिंग एंड वोल्टेज इज इक्वल टू रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड सेंडिंग एंड करंट इज इक्वल टू द रिसीविंग एंड करंट, ऐसा इन्होंने कहा है क्वेश्चन में। तो ऐसे टाइप की अगर लाइन है तो हम लोग वो पर्टिकुलर लाइन को क्या कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू जा सकते हैं, उसको लॉन्ग लाइन तो नहीं कहेंगे, शॉर्ट लाइन भी ऐसे स्पेसिफिकली नहीं कहा जाता है। तो या तो ट्रांसपोज लाइन या फिर ट्यून लाइन में आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये जो यहाँ पे जो मेंशन किया है ये ट्यून लाइन के लिए होते हैं। ट्यून लाइन में जो सेंडिंग एंड वोल्टेज और रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो इक्वल होता है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। हम लोगों ने ट्रांसपोज लाइन के बारे में लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। तो ट्रांसपोज लाइन में क्या होता है, जो तीनों फेजेस है वहाँ पे रिसीविंग एंड सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड पर जाने तक वहाँ पे तीनों के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो अनइक्वल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि सेंडिंग एंड का जो वोल्टेज होता है वो रिसीविंग एंड के इक्वल होता है। वहाँ पे हमें क्या होता है, ट्रांसपोज करने की वजह से जो तीनों फेजेस का जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो हमें इक्वल मिलता है। अगर हम लोग ट्रांसपोजिशन नहीं करेंगे तो वहाँ पे तीनों फेजेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डिफरेंट हो जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का वैल्यू है वो इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए ट्यून लाइन का वैल्यू है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसी से रिलेटेड एक थियरी है वो डिस्कस करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, VS का वैल्यू क्या होता है, अगर हम लोग ABCD पैरामीटर के टर्म्स में देखेंगे, अगर हम लोग लॉन्ग लाइन है वो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसका हम लोग अगर इक्वेशन लिखेंगे तो कैसे होता है, VS इज इक्वल टू VR इंटू द ब्रैकेट कॉस बीटा L प्लस J IR ZS साइन बीटा L। ओके, अगर हम लोग सेंडिंग एंड का करंट हम लोग कंसिडर करेंगे तो वो होता है J VR डिवाइडेड बाय ZS साइन बीटा L प्लस IR कॉस बीटा L। ओके, तो ये होता है यहाँ पे ये वैल्यू होता है। अगर हम लोगों ने ट्यून लाइन कंसिडर किया स्पेसिफिकली, अगर ये ट्यून लाइन अगर इसे हमें करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें जो बीटा L का वैल्यू है वो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। करेक्ट, अगर हम लोग यहाँ पे बीटा L का वैल्यू अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म इक्वल टू 1 बन जाएगा, यानी कि VS इज इक्वल टू VR और साइन बीटा का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो ये पूरा टर्म चला जाएगा और VS इज इक्वल टू VR बनेगा। सिमिलरली IS के केस में भी ये साइन बीटा L मतलब ये पूरा जो इमेजिनरी टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाएगा और कॉस बीटा L यानी कि कॉस 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो IS इज इक्वल टू IR, तो इसलिए हमें बीटा L का वैल्यू है वो इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो बीटा L अगर हमें 0 करना है तो या तो हमें L का वैल्यू है वो 0 करना पड़ेगा या फिर जो बीटा का वैल्यू है वो हमें 0 करना पड़ेगा। ओके, तो L यानी कि जो ट्रांसमिशन लाइन का जो लेंथ होता है, तो ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ है वो 0 तो हम लोग नहीं कर सकते। ओके, तो ये तो 0 करना पॉसिबल नहीं है, तो हमें बीटा का वैल्यू है वो 0 करना पड़ेगा। लेकिन आइडियली जो बीटा है वो 0 कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो बीटा का वैल्यू है वो हम लोग 0 नहीं कर सकते। बीटा एक्चुअल में क्या होता है, जो हम लोगों ने ट्रांसमिशन लाइन जो वेव अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ट्रांसमिटिंग जो वेव होता है तो उसमें एक टर्म आता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, तो वो जो बनता है वो होता है अल्फा प्लस जे बीटा। ओके, ये होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। अगर आपको पता नहीं होगा तो लिख लेना। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट है वो क्या करता है कि सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक जाने तक ये जो पैरामीटर है इसके वजह से हम लोग समझ सकते हैं कि कितना जो वोल्टेज है वो डेविएट हो रहा है या फिर जो ट्रांसमिटिंग जो वेव है वो कितना डेविएट हो रही है।
तो ये जो अल्फा वाला टर्म है इसे हम लोग कहते हैं अटेन्यूएशन कांस्टेंट। ओके, ये होता है अटेन्यूएशन कांस्टेंट, अटेन्यूएशन कांस्टेंट, यानी कि ये मैग्नीट्यूड में कितना चेंज आ जाएगा ये डिसाइड करता है। और जो बीटा का वैल्यू होता है वो होता है फेज कांस्टेंट, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसमें कितना आ जाएगा ये बीटा पैरामीटर है वो डिसाइड करता है। तो यही जो बीटा का वैल्यू है ये हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो बीटा का वैल्यू यूजुअल टर्म्स में कैसे होता है, बीटा का वैल्यू अगर आप नॉर्मली कंसिडर करेंगे तो बीटा होता है 0.06 डिग्री पर किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर अगर वो ट्रांसमिशन वेव है अगर वो ट्रैवल करेगी तो वो हर एक किलोमीटर के बाद वो 0.06 डिग्री से है वो चेंज करेगा, उसमें 0.06 डिग्री में उसमें फेज शिफ्ट आ जाएगा। ओके, तो ऐसे जितना ट्रांसमिशन लाइन का जितना लेंथ बढ़ते जाएगा उसके अकॉर्डिंग ये जो फेज शिफ्ट है वो हमें मिल जाएगा। ओके, ये पूरा का पूरा है वो ट्रांसमिटिंग वेव का ये यहाँ पे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये बीटा का वैल्यू है वो हम लोग आइडियली 0 है वो नहीं कर सकते, तो हम लोग फिर चाहिए तो बीटा इंटू एल है, इसका वैल्यू हम लोग इक्वल टू 180 डिग्रीज भी कर सकते हैं। ओके, तो इसके साथ साथ एक कंसेप्ट आता है वेवलेंथ का। ओके, तो वेवलेंथ का कंसेप्ट क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय बीटा। ओके, तो ये क्या कह रहा है, मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, लैम्बडा या फिर वेवलेंथ जिसे हम लोग कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ का मतलब क्या होता है कि अगर बीटा है वो 0.06 डिग्री हर एक किलोमीटर के बाद चेंज कर रहा है। ओके, लेकिन अगर हमें ये जो फेज डिस्प्लेसमेंट है ये अनवांटेड डिस्प्लेसमेंट है, तो अगर हम लोग इसको 0 तो नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग अगर इसको 360 डिग्री कर देंगे, ओके, अगर हम लोग इसे 360 डिग्री कर देंगे यानी कि वो इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो हमें ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ है वो कितना रखना पड़ेगा, ट्रांसमिशन लाइन का लेंथ नहीं उसका जो वेवलेंथ है वो हमें कितना रखना पड़ेगा, इसके वजह से जो हमें जो बीटा का वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि बीटा का जो इफेक्ट आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 पाई यानी कि जो 360 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो अगर हम लोगों ने 100 किलोमीटर है वो अज्यूम किया, सो फॉर 100 किलोमीटर से अगर हम लोगों ने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे 60 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ से, तो मतलब ये हो जाएगा फॉर 6000 किलोमीटर हमें जो कंप्लीट फेज डिस्प्लेसमेंट मिलेगा तो वो हो जाएगा 360 डिग्री। ओके, तो हमें जो वेवलेंथ का अगर हम लोगों ने बीटा जहाँ पे 0.06 डिग्री पर किलोमीटर है वहाँ पे जो वेवलेंथ का वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा, वेवलेंथ का वैल्यू है वो हमें मिल जाएगा 6000 किलोमीटर, यानी कि अगर 6000 किलोमीटर अगर हम लोग इतना वेवलेंथ अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इतना बड़ा अगर हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन का जो वेवलेंथ है वो अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे जो बीटा का जो इफेक्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन इतना लेंथी ट्रांसमिशन लाइन हम लोग कंसिडर नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो हमें कुछ ना कुछ तो वहाँ पे इफेक्ट है वो मिलेगा, इतना जो लेंथ है वो हम लोग वहाँ पे कंसिडर नहीं करते, वो बहुत सारे इसमें फैक्टर्स है वो अफेक्ट करते हैं। ओके, तो ये पूरा कंसेप्ट है वो जिससे बहुत सारे क्वेश्चन भी जनरेट हो सकते हैं, आपको बीटा का वैल्यू भी पूछा जा सकता है, वेवलेंथ का वैल्यू भी वहाँ पे आपको पूछा जा सकता है। ओके, और अल्फा और बीटा का वैल्यू भी मैं आपको जनरलाइज जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो अल्फा और बीटा का वैल्यू है वो आपको क्या पूछा जा सकता है, अल्फा का वैल्यू है वो होता है √r मल्टीप्लाई बाई जी, और जो बीटा का वैल्यू होता है वो होता है ओमेगा √LC। ओके, तो ये भी आपको शायद से क्वेश्चन देंगे और आपको पूछेंगे कि इसका वैल्यू क्या आता है, कैसे आता है। तो अगर आपको लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन दिया तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन मतलब वहाँ पे जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 0 है। ओके, तो अगर रेजिस्टेंस का वैल्यू 0 है तो अटेन्यूएशन जो कांस्टेंट है वो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लॉस हम लोग नहीं कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कोई भी ट्रैवल करते वक्त जो वेव चेंज होगी वो सिर्फ फेज के रिस्पेक्ट में ही चेंज होगी, जो कि डिपेंड करता है ओमेगा के वैल्यू पे यानी कि फ्रीक्वेंसी पे और एल और सी के वैल्यू पे। ओके, आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन है वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने बहुत सारे जो टॉपिक है वो डिस्कस किए, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे लेकिन शायद एग्जाम में पूछे जा सकते, तो ये सारे जो कंसेप्ट है ये अपने नोट्स में जरूर से मेंशन कर लेना। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का एक क्वेश्चन था, ईयर 2016 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रेफर्ड टू अ रेडियल सिस्टम बिकॉज। ओके, तो हमें रेडियल सिस्टम और रिंगमैन सिस्टम में समझ आना चाहिए डिफरेंस क्या होता है। रेडियल सिस्टम में यानी कि ऐसे ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड रहेंगे, और रिंगमैन सिस्टम में यानी कि ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहेंगे। तो अज्यूम करना कि अगर यहाँ पे अगर कोई भी फॉल्ट आया, ओके, तो यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट आया तो ये जो यहाँ पे जो हाउसेज यहाँ पे दिए गए हैं या फिर जो कोई भी लोड यहाँ पे है कंज्यूमर्स है, तो उनका सबका जो कनेक्शन है वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर फीडर पे अगर यहाँ पे अगर फॉल्ट आया, ओके, तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है वो टूट जाएगा सबस्टेशन से यहाँ पे आने तक, लेकिन सबस्टेशन से हम लोग जो कनेक्शन है वो ऐसे यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे
जो कंटिन्यूटी ऑफ द सप्लाई है वो यहाँ पे ज़्यादा रहेगा, उसका रिलायबिलिटी उसका ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर फॉल्ट आया भी तो हम लोग इजीली जो पावर है वो अल्टरनेट वे से प्रोवाइड कर सकते हैं कंज्यूमर को, तो ये रिलायबिलिटी के लिए अच्छा है। और अगर पावर फेलियर हुआ भी तो भी हम लोग इजीली जो पावर है वो कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल है, हम लोग इसे कह सकते हैं। तो इसलिए रिंगमैन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज प्रेफर्ड बिकॉज द सप्लाई इज मोर रिलायबल। ओके, हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इट इज मोर रिलायबल देन द रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, तो ये भी गेट का ही क्वेश्चन था, ये 1991 में पूछा गया था, थ्योरी क्वेश्चन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। 25 MVA 33 kV ट्रांसफार्मर हैज अ पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ 0.9, द पर यूनिट इम्पीडेंस एट अ न्यू बेस 50 MVA एट 11 kV वुड बी। ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता भी होगा, इसका एक ही फॉर्मूला आता है, लेकिन हम लोग एक क्विक रिवीजन के लिए हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या आएगा, नहीं तो शायद से आप भूल गए होंगे। पर यूनिट का वैल्यू होता है जेड पर यूनिट, न्यू का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर 25 MV और 33 kV जो बेस होते हैं, बेस MV और बेस वोल्टेज, तो वहाँ पे अगर पर यूनिट इम्पीडेंस का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.9 है। अगर हम लोगों ने बेस MV और बेस KV का वैल्यू अगर हम लोगों ने चेंज किया तो नया पर यूनिट का वैल्यू क्या आया है, ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसलिए हमारे पास एक ओल्ड पर यूनिट का वैल्यू भी है और पर यूनिट इम्पीडेंस का वैल्यू, तो ये हो जाएगा जेड पर यूनिट ओल्ड। ओके, हम लोग ओल्ड और न्यू अच्छे से लिखेंगे ताकि हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ऊपर आता है MVA बेस, जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो न्यू कंसिडर करते हैं, और डिनोमिनेटर में MVA ओल्ड, और मल्टीप्लाई बाय KV बेस हम लोग लेते हैं, वो ऊपर यहाँ पे ओल्ड लेते हैं। ओके, इसमें इंटरचेंज करोगे तो आंसर गलत आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा KV न्यू, और ये जो KV का टर्म है हम लोग इसका स्क्वायर कंसिडर करते हैं। हम लोग डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, आसान है। जेड पर यूनिट ओल्ड का वैल्यू है 0.9, मल्टीप्लाई बाय MVA न्यू कितना वैल्यू है 50 MVA। ओके, MVA है तो हम लोग सिर्फ नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं 25, मल्टीप्लाई बाय KV का वैल्यू नया ओल्ड यहाँ पे है, KV ओल्ड का वैल्यू है 33। ओके, गलती मत करना, 33 डिवाइडेड बाय 11 KV स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर यानी कि 9। ओके, तो अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगा 16.2 पर यूनिट। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन डी है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.2। ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन था, ईयर 2016 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर इज यूज टू गेट। ओके, तो हम ये HVDC से रिलेटेड क्वेश्चन यानी कि हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन से, तो हमारा ट्रांसको का एग्जाम है, तो ऑब्वियसली ये HVDC का भी जो पोर्शन है वो हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। ये जो टॉपिक है आपको पढ़ के ही जाना पड़ेगा, इससे आप HVDC से रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इससे थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर इन्होंने पूछा, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। थायरिस्टर कंट्रोल रिएक्टर नाम से ही पता चल जाएगा, रिएक्टर है मतलब यहाँ पे इंडक्टर का वैल्यू प्रेजेंट रहेगा। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, उसके आगे है वो रिएक्टर कनेक्टेड है, और ये जो थायरिस्टर्स है नाम में दिया है थायरिस्टर कंट्रोल है, मतलब एंटी पैरेलल में यहाँ पे थायरिस्टर है वो कंट्रोलिंग हम लोग यहाँ पे करते हैं। और यहाँ पे HV बस दिया है, तो दोनों साइकिल में यानी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी और नेगेटिव हाफ साइकिल में भी हम लोग ये जो फायरिंग है तो उसके हेल्प से जो इंडक्टर का जो वैल्यू है वो हम लोग कंट्रोलिंग है वो कर सकते हैं। तो इसलिए ऑब्वियसली नाम में दिया है रिएक्टर है, तो रिएक्टर मतलब वेरिएबल इंडक्टेंस रहेगा, क्योंकि हम लोग ये फायरिंग एंगल कंट्रोल करके इसका जो वैल्यू है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरिएबल इंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे थायरिस्टर कंट्रोल जो रिएक्टर है वो पूछा गया था। सिमिलरली अगर आपको थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर पूछेंगे तो वहाँ पे सेम इंडक्टर की जगह पे सिर्फ कैपेसिटर होता है, और एंटी पैरेलल में ये जो थायरिस्टर है वो कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन पूछा गया कि थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर में हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पे वेरिएबल कैपेसिटेंस है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिएक्टर नाम दिया था, इसलिए अगर आपको पता नहीं होगा तो इसलिए इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इम्प्रूव्ड रिएक्टर पावर फैक्टर वगैरह ऐसा ऑप्शन दिया, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ वेरिएबल इंडक्टेंस है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन HVDC सिस्टम बोथ, हाँ इन्होंने पूछा कि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में AC होगा, DC होगा, AC DC या फिर DC DC AC AC। ओके, ऐसे टाइप के यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन दिए हैं। तो HVDC सिस्टम में क्या होता है, HVDC सिर्फ हम लोग ट्रांसमिशन के लिए यूज़ करते हैं। जो कोई भी जनरेशन होता है वो हम लोग AC में ही करते हैं। उसके बाद हम लोग जो ट्रांसमिशन है, ओके, ट्रांसमिशन के वक्त यहाँ पे सिर्फ DC रहेगा, और बाद में हम लोग इसे कन्वर्ट करते हैं वापस से कंज्यूमर की तरफ, वापस से हम लोग इसे AC में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो AC से DC जाते वक्त यहाँ पे हमें क्या कनेक्ट करते हैं, AC से DC के लिए हम लोग यहाँ पे जो रेक्टिफायर है वो यूज करते हैं, जिसे हम लोग AC से DC में कन्वर्ट करेंगे, या फिर इसे हम लोग कन्वर्टर भी कहते हैं। ओके, नॉर्मल टर्म्स में जिसे हम लोग कन्वर्टर भी कहते हैं। ये कन्वर्ट करता है AC से DC में, और DC से ये पूरा ट्रांसमिशन के लिए हम लोग यूज करेंगे,
ताकि इसमें जो लॉसेस वगैरह है वो बहुत कम होते हैं। HVDC के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, हम लोग अगर आगे क्वेश्चन है तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे, या फिर आप वहाँ से पढ़ लेना। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है वो छोड़ के मत जाने, से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे जो होता है ये होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर वापस से DC से अगेन AC में है वो कन्वर्ट करता है। ओके, तो ये जो जनरेशन वाला पोर्शन है और जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाला पोर्शन है, वहाँ पे हम लोग AC ही यूज करते हैं। सिर्फ ये जो बीच वाला ट्रांसमिशन वाला पोर्शन है वहाँ पे हम लोग DC यूज करते हैं। ओके, AC जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में AC यूज करते हैं, इसलिए बोथ जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन आर AC इज अ करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन में HVDC है पूछा गया तो वहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेम था। जिनको पता नहीं होगा HVDC में एक्चुअल में क्या होता है तो आप यहाँ से वो समझ सकते हो कि ये इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ एन DC ट्रांसमिशन। ओके, DC ट्रांसमिशन मतलब HVDC के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते कौन सा इन्होंने नॉट एन एडवांटेज पूछा है। ओके, नॉट एन एडवांटेज है तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो देख के सिर्फ टिक करके आ जाओगे। तो चार्जिंग करंट है वो हमें AC के केस में दिखाई देता है। ओके, तो ये एडवांटेज नहीं है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये एडवांटेज हो जाएगा, मतलब ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि DC के केस में कोई भी चार्जिंग करंट नहीं होता है। स्किन इफेक्ट भी हमें AC के केस में दिखाई देता है, DC में हमें नहीं दिखाई देता है। तो ये भी हम लोग एडवांटेज है एक्चुअल में DC का, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नो स्टेबिलिटी प्रॉब्लम करेक्ट है, DC के केस में स्टेबिलिटी प्रॉब्लम हमें इतना ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, तो ये भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और जो फाइनल ऑप्शन है चिप कन्वर्टर्स, ओके, तो ये एडवांटेज नहीं है क्योंकि जो हमें एडिशनल जो रेक्टिफायर और जो हमें इन्वर्टर जो सर्किटरी लगती है तो इसके वजह से जो कॉस्टिंग है वो बढ़ जाती है। और जो DC के केस में जो कन्वर्टर्स हम लोग स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं वो ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि AC के केस में कंपैरेटिवली जो इक्विपमेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं वो कम कॉस्टली होते हैं। तो इसलिए ये HVDC में ये डिसएडवांटेज है या फिर ये एडवांटेज नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन D है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिप कन्वर्टर्स वहाँ पे नहीं होते। ये भी इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का ही क्वेश्चन था, ये 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ केबल ऑफ अ लेंथ 10 किलोमीटर इज 1 मेगा ओम। फॉर अ लेंथ ऑफ 100 किलोमीटर ऑफ अ सेम केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी। तो अगर हम लोगों ने एक केबल का इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, वो मिला हमें 1 मेगा ओम का, और वो 10 किलोमीटर की लाइन थी। अगर सेम लेंथ अगर वो 100 किलोमीटर की होती तो वहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कितना होता है। ओके, तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पे आप गलत कर सकते हो। इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू रो डिवाइडेड बाई 2πL इंटू द ln R, कैपिटल R डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ होता है। ओके, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी कि अगर हम लोगों ने लेंथ बढ़ाया तो जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो कम हो जाएगा। कंडक्टर के केस में क्या होता है, कंडक्टर जो रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है या फिर जो कोर का रेजिस्टेंस हम लोग जैसे पढ़ते हैं वो होता है R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाय A। ओके, तो यहाँ पे कंडक्टर के केस में R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द L है। ओके, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आपको किसका यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो पूछा है। इंसुलेशन अगर यहाँ पे पूछा तो लेंथ है वो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, यानी कि अगर हम लोग लेंथ है वो 10 टाइम्स बढ़ा रहे तो जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो 10 टाइम्स कम हो जाएगा। ओके, यानी कि 1 मेगा ओम्स डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 0.1 मेगा ओम यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी है ये करेक्ट आंसर। ओके, 10 मेगा ओम आप टिक मत करना। ओके, ये सिर्फ कंडक्टर रेजिस्टेंस के लिए होता है, ये नोट कर लेना अच्छे से कि ये गेट में पूछा गया था क्वेश्चन 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मटेरियल इज। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग थ्योरी क्वेश्चन ही मैक्सिमम कवर करेंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था इससे थ्योरी क्वेश्चन ही ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट करवाना, और अगर एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा तो वहाँ पे मैक्सिमम थ्योरी क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसलिए आज के लेक्चर में मैक्सिमम आपको थ्योरी क्वेश्चन ही दिखाई देंगे। ये भी गेट का ही क्वेश्चन था। यहाँ पे पूछा है इंसुलेशन मटेरियल का अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, फिर कौन सा जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज मेंशन किए इसमें कौन सा अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है और नहीं होना चाहिए अच्छे इंसुलेटर के केस में। तो हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो ऑब्वियसली होना चाहिए। ओके, तो इन्होंने ये तो होना चाहिए, मतलब ये डिजायरेबल प्रॉपर्टी है तो इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाई रिलेटिव परमिटिविटी, तो हाई रिलेटिव परमिटिविटी यानी कि जो एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू होती है वो कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। हम लोग देखते हैं कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है, C इज इक्वल टू
2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय ln d बाय आर। ओके, ये होता है वैल्यू। तो अगर हम लोग हाई रिलेटिव परमिटिविटी इन्होंने कहा है, तो अगर रिलेटिव परमिटिविटी अगर ज़्यादा हुई तो कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और अगर इंसुलेशन के केस में हम लोगों ने देखा था कि जो नंबर ऑफ डिस्क होते, स्ट्रिंग एफिशिएंसी पढ़ते वक्त हम लोग ने देखा था कि कैपेसिटेंस का वैल्यू वहाँ पे ज़्यादा हुआ तो ये जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है ये अनइक्वल हो जाएगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल हो जाएगा। तो पर्टिकुलर एक इंसुलेशन पे ज़्यादा वोल्टेज स्ट्रेस हो जाएगा और इजीली डैमेज होने के चांसेस है उसके बढ़ जाएंगे। तो इसलिए रिलेटिव परमिटिविटी है इट शुड बी लोअर, तो इसलिए कैपेसिटेंस का वैल्यू है वो वहाँ पे कम हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे तो पता चल रहा है, आगे के भी ऑप्शन देखेंगे। हाई थर्मल कंडक्टिविटी, तो मतलब वो जो थर्मल कंडक्टिविटी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ताकि पर्टिकुलर एक जगह पे जो टेम्परेचर है वो नहीं बढ़ना चाहिए। अगर वहाँ पे हॉटस्पॉट्स क्रिएट हो गए तो वहाँ पे इजीली है वो डैमेज हो जाएगा, पंचर हो सकता है। और हाई इंसुलेशन रेजिस्टिविटी है तो होना चाहिए, इंसुलेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि उसका रेजिस्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो बाकी जो ऑप्शन है वो भी यहाँ पे गलत हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ फुल्ली ट्रांसपोज ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे इन्होंने दिया है 3-4 ऑप्शन दिए हैं। तो हम लोगों ने पावर सिस्टम के स्टार्टिंग के लेक्चर में देखा था कि अगर फुल्ली ट्रांसपोज अगर ट्रांसमिशन लाइन हुआ तो वहाँ पे जो Z0 का वैल्यू है वो ग्रेटर होता है एज कम्पेयर टू द Z1 और Z2। ओके, हम लोगों ने एक मैट्रिक्स भी देखा था, वहाँ पे था, मैंने मेंशन किया था Z1 इज इक्वल टू Z2 का वैल्यू क्या होता है ZS माइनस ZM। ओके, यहाँ पे जो ZS होता है वो होता है सेल्फ इम्पिडेंस और जो ZM का वैल्यू होता है म्यूचुअल इम्पिडेंस। यहाँ पे मैं चाहे तो डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूँ तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, ये अगर ZS है यानी कि हर एक लाइन का ये ZS का वैल्यू है और इन दोनों के बीच में यानी कि हर एक के बीच में ये ZM का वैल्यू हमें मिलेगा कि ये होगा म्यूचुअल इम्पिडेंस का वैल्यू, कि ये होगा ZM का वैल्यू, म्यूचुअल इम्पिडेंस का वैल्यू। और ये जो ट्रांसमिशन लाइन है ओके RY, ओके, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये होते हैं Z1 और Z2 का वैल्यू दोनों का इक्वल होता है और जो Z0 का वैल्यू होता है वो होता है ZS प्लस ट्वाइस ऑफ द ZM। ओके, ZS प्लस ट्वाइस ऑफ द ZM। तो मैं यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन देख लेते, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस आर इक्वल होते हैं का नहीं होते, यहाँ पे देख लेना इक्वल नहीं होते। पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस आर इक्वल, यस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इंपीडेंसेस है वो इक्वल होते हैं। तो ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन भी चेक कर लेते एक बार, जीरो एंड पॉजिटिव सीक्वेंस आर इक्वल नहीं, एंड नेगेटिव एंड जीरो सीक्वेंस नहीं। Z1 एंड Z2 यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव सीक्वेंस इक्वल होते हैं एंड Z0 यानी कि जीरो सीक्वेंस इंपीडेंस का वैल्यू है वो इन दोनों से ज्यादा होता है। ओके, ये भी गेट का ही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a power system, due to interconnection or grid formation and a transmission line redundancy, the ability to serve all power demands without failure over a long period of time is due to. ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो आपने कभी पढ़े नहीं, लेकिन आपको वहाँ पे कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा। अपना थोड़ा जो माइंड है वो थोड़ा अलर्ट रख के आपको जो क्वेश्चन है वो पढ़ना होगा और आप इजीली फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हो। यहाँ पे ऐसा समझने वाला या फिर ऐसा आपको बहुत डीप नॉलेज होगा ऐसा इन्होंने यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, पहले का अगर आप 2 लाइन पे अगर आपने इग्नोर कर दिया, आगे का जो लास्ट लाइन है वो अगर आपने देखा, द एबिलिटी टू सर्व ऑल पावर डिमांड्स विदाउट फेलियर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि विदाउट फेल हुए मैक्सिमम जो पावर है वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक सेंड होना चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, ऑप्शन देखते हैं। पावर सिस्टम क्वालिटी, तो क्वालिटी से तो ये मेंशन नहीं होता, अगर वो बहुत कम ड्यूरेशन, क्वालिटी अच्छा है पावर का लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए अगर वो पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। उसके बाद पावर सिस्टम रिलायबिलिटी, तो रिलायबिलिटी का मतलब ही यही है, हम लोगों ने अभी देखा था रिंगमैन सिस्टम के केस में कि अगर लॉन्गर ड्यूरेशन पे विदाउट फेल हो गया, फिर अगर एक लाइन फेल भी हुआ फिर भी वो किसी दूसरे पाथ से वो पावर है वो ट्रांसमिट कर रही है, तो उसे हम लोग रिलायबल सिस्टम कह सकते हैं, यानी कि वो लॉन्गर ड्यूरेशन तक है वो पावर है वो गुड अमाउंट ऑफ पावर है वो ट्रांसफर कर रहे हैं विदाउट गेटिंग फेल। तो ऐसे टाइप के सिस्टम को हम लोग कह सकते हैं कि पावर सिस्टम वो रिलायबल सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे यही जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है तो ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादा मैच हो रहा है यहाँ पे। ओके, कंप्यूटर्स और माइक्रो प्रोसेसर्स का तो सवाल ही नहीं है। रिजर्व जनरेटिंग कैपेसिटी, तो इससे हम लोग ऐसे श्योर शॉट नहीं कह सकते कि जो पावर ड्यूरेशन है वो विदाउट गेटिंग फेल हम लोग लॉन्गर ड्यूरेशन तक उसको फुलफिल कर सकते हैं। रिजर्व कैपेसिटी का हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जनरेटिंग रिजर्व कैपेसिटी अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो अगर सडन मैक्सिमम वहाँ पे अगर कोई डिमांड आ जाए तो वो वहाँ पे हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन उससे रिलायबिलिटी है वो श्योर हम लोग नहीं कह सकते। इसलिए ऑप्शन बी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, पावर सिस्टम रिलायबिलिटी। ओके, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन था इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम का, ईयर 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्किट ब्रेकर द आर्क इज प्रोड्यूस ड्यू टू,
ओके, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और लेटेस्ट जो आप एई के एग्जाम या फिर जेई के एग्जाम भी देखोगे तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा पैटर्न भी है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर्किट ब्रेकर में आर्क है वो कौन से इमिशन की वजह से फॉर्मेशन होता है, या फिर यहाँ पे जो मेंशन किया गया है तो थर्मल इमिशन की वजह से होता है, पॉसिबल होता है। हम लोगों ने लेक्चर में डिस्कस किया था सर्किट ब्रेकर के केस में फील्ड इमिशन की वजह से भी होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर ऑफ द एयर की वजह से नहीं होता है। ओके, थर्मल इमिशन जिसे हम लोग थर्मोनिक इमिशन भी कहते हैं। आपको थर्मोनिक इमिशन भी अगर आपको वर्ड दिखा तो वो भी इसका मतलब सेम ही है, थर्मल इमिशन एंड फील्ड इमिशन की वजह से भी होता है। ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपको समझना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन 1 और 3 जिसमें रहेंगे वो करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली। तो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है वो एमपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था, एमपीएससी एई में ईयर 2019 में। द इनिशिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट सेपरेशन इज कॉज्ड बाय। ओके, तो थर्मोनिक इमिशन, जैसे अभी मैंने कहा था कि थर्मोनिक इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद फील्ड इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी करेक्ट आंसर है। तो इसलिए बोथ 1 एंड 2 ये दोनों की वजह से है वो आर्क है वो फॉर्मेशन होता है। ओके, फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है आर्क का, ये दोनों की वजह से होता है, दोनों मेथड की वजह से। ओके, तो आपको ये थ्योरी है वो ध्यान ही रखना पड़ेगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग यही रुकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर है वो कल ही अपलोड होगा, आप वो जरूर से देखना, जिसमें हम लोग ने गेट के और इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम में ही कंटिन्यू किए। इधर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि ये लेक्चर का लेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो आज के लेक्चर से, अगर आपने कुछ थोड़ा बहुत भी एडिशनल नॉलेज अगर गेन किया हो, अगर आप कुछ टॉपिक भूल गए होंगे, अगर आपका रिवाइज हो गया होगा, तो ये वीडियो को लाइक कर देना। अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो है वो शेयर कर देना, अगर आपको ऑब्वियसली हेल्पफुल लगा हो तो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।